हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 6 सेमेस्टर का चैप्टर 4। तो चैप्टर का नाम है प्रतिबिंब तथा उसका अनुप्रयोग, इमेजरीज एंड देयर एप्लीकेशन। जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ये आपका जो हम सैटेलाइट इमेज या फिर जो एरियल फोटोग्राफ हम लेते हैं उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर किन किन कार्यों में कर सकते हैं उसके ऊपर है। तो जो भी फोटोग्राफ हम लेते हैं, जो भी हम प्रतिबिंब लेते हैं उपग्रह से, इन आंकड़ों से सूचना निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी इमेज है, उससे अगर हम कोई सूचना निकाल रहे हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो ये काम कुशल मानव संसाधन, ठीक है, और जो कंप्यूटर होता है उसकी सहायता से हम लोग इस काम को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम प्रतिबिंबों से सूचना प्राप्त करते हैं। एक तो जो भी इनका एनालिसिस कर रहा है वो कुशल होना चाहिए अपने काम में, और हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ठीक है, तो जिस आदमी को अनुभव होगा, अपने अनुभव के आधार पर ही वो किसी बिंब को देखकर उसकी जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, जिसको अनुभव होगा कि भाई इस इमेज से हमें जानकारी निकालनी है, तो वो अनुभवी व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। तो जटिल और गहन आंकड़ों पर जो आधारित ज्ञान होता है उसको हम बाद में कंप्यूटर की सहायता से विश्लेषित करते हैं। जो एनालिसिस हम करते हैं वो कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है, ये जितनी भी प्रक्रिया है, उसको हम जानते हैं या तो कंप्यूटर इमेज प्रोसेसिंग के नाम से, या मशीन प्रोसेसिंग के नाम से, या फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के नाम से। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जो भी आंकड़े हम उपग्रह से प्राप्त करते हैं उसको हम भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर की सहायता से सूचनाओं को निकालते हैं। अब जो हमारे पास उपग्रह से आंकड़े निकलते हैं वो अंक के रूप में होते हैं, उनकी नंबरिंग होती है, जैसे डिजिटल नंबर्स होते हैं। तो उनको हम अंकीय बिंब प्रक्रमण कहते हैं, क्योंकि उनमें हमें यहाँ पर अंक दिए होते हैं, उनकी नंबरिंग होती है जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कंप्यूटर विकास के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिससे जो अंकीय बिंब प्रक्रमण का काम है हमारा वो बहुत आसान हुआ। तो इस प्रक्रिया में हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे GIS के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, एडास है, और कुछ और अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से हम इन प्रतिबिंबों में से सूचना प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर हम इस इमेज पे देखो मैंने ये वर्ड यूज़ किया था डिजिटल। डिजिटल एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो हमारे पास एक अंकों के रूप में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि भाई जी पृथ्वी से जो सौर विकिरण का प्रभाव है वो हर एक पदार्थ पर अलग अलग पड़ता है। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो 3 लाइटों पे काम करता है, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम अपनी जो सैटेलाइट है उसमें हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट की जो परावर्तित क्षमता है वो अलग अलग होती है, अलग अलग बैंड में। ये हमारे विजिबल, नियर इंफ्रारेड और मिडल इंफ्रारेड, ये हमारे बैंड है। अगर हम इस फर्स्ट एग्जांपल को उठाएं, अल्फ़ा अल्फ़ा, ये घास का नाम है। तो ये देखो, ये जो रेड कलर वाला हमारा जो सिंबल है, ये इस अल्फ़ा अल्फ़ा घास का सिंबल है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो विजिबल हमारा पोर्शन है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इसमें इसका जो परावर्तन है वो बहुत कम है। लेकिन जो नियर इंफ्रारेड है उसके अंदर अल्फ़ा अल्फ़ा घास का परावर्तन बहुत ज़्यादा है, और फिर मिडल इंफ्रारेड में कम आ जाता है। तो हमारी जो यहाँ पे कैचिंग पावर है वो इस नियर इंफ्रारेड में अल्फ़ा अल्फ़ा घास की ज़्यादा है। तो हम इन्हीं सेंसर का यूज़ करेंगे अपनी जो सैटेलाइट इमेज है उसके अंदर। फिर अगर हम इसका देखें, मैपल ट्रीज़, ये भी पेड़ हैं, इनकी भी अगर हम रिफ्लेक्टेंस देखें, ये देखो इसमें, तो ये भी नियर इंफ्रारेड में ही ज़्यादा है। ठीक है,
लेकिन अगर हम ड्राई सिल्ट को देखें, यहाँ पे तीसरे नंबर वाले इसको, तो इस ड्राई सिल्ट की देखो ये ब्लू कलर में मिडल इंफ्रारेड में इसकी जो परावर्तित क्षमता वो बहुत ज़्यादा है। तो ड्राई सिल्ट के लिए हम मिडल इंफ्रारेड वाली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लाइट है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारा कि भी किस बैंड में हमारी जो परावर्तित क्षमता है वो ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो इमेज है उसको लेंगे ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो अच्छे आए। अब सुदूर संवेदन में अंकीय बिंब प्रमाण क्या है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है। जो हमारे पास आंकड़े मिलते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, तो उसमें हम कुछ क्वालिटीज़, कुछ तरीक़ों के द्वारा हम उस इमेज की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि जो हम आंकड़े लें वो अच्छे रिजल्ट दे। तो उसमें सबसे पहले है हमारा बिंब पुनर्स्थापन तकनीक, इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तकनीक से उपग्रही आंकड़ों में त्रुटि को दूर किया जाता है जिससे इमेज में सुधार हो सके और सूचनाएं निकालना आसान हो जाए। दूसरा है हमारा बिंब उच्चीकरण तकनीक, इमेज एनहांसमेंट टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, इस तकनीक से उपग्रही आंकड़ों के गुणों को बढ़ाया जाता है, ठीक है। पहले में क्या था, जो कमियां थी उनको दूर किया था, यहाँ पे क्या है, जो गुण हैं उनको बढ़ाया जाता है। किस लिए, ताकि बिंब में धरातलीय लक्षणों में अंतर स्पष्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए कि एक बिल्डिंग है, एक छोटी है, एक बड़ी है, तो उन दोनों छोटी और बड़ी बिल्डिंग्स में हमें फ़र्क पता लग जाए और जो सूचना फिर हमें मिलती है वो सही और प्रभावशाली होती है और कोई भी हम प्लानिंग या नियोजन का काम करते हैं उसमें वो हमारी बहुत मदद करती है। अब अंकीय बिंब प्रकरण में आंकड़ों से सूचना निकालने के तरीके, ठीक है, कि भाई जो हमारे पास डिजिटल इमेज आई है उससे हम सूचना निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं, तीनों ही तरीके हम कंप्यूटर की सहायता से निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है निरीक्षणात्मक वर्गीकरण या सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, कंप्यूटर की सहायता लेंगे हम, लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, जो कंप्यूटर है वो खुद लक्षणों को नहीं पहचान पाता, ठीक है। तो यहाँ पे मानव की मदद की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इमेज होती है उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई बिल्टअप एरिया हम इस कलर से दिखाएंगे, ग्रीन जो एरिया है वो हम इस कलर से दिखाएंगे, रोड्स हैं वो हम इस कलर से दिखाएंगे, खेत हैं वो हम इस कलर से दिखाएंगे, कोई बंजर भूमि है वो हम इस कलर से दिखाएंगे। तो उसको हम पहले खुद वर्गीकृत करते हैं और फिर हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं या मार्गदर्शन करते हैं और फिर वो काम कंप्यूटर करता है। इसमें टाइम तो अधिक लगता है लेकिन जो परिणाम होते हैं वो हमारे रियलिटी के बहुत नज़दीक होते हैं। तो जो निरीक्षणात्मक हमारा वर्गीकरण है उसमें हमें 90% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर दूसरा है निरीक्षणात्मक वर्गीकरण, अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। इसमें जो वर्गीकरण है वो सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा होता है। हम कंप्यूटर में पहले से ही फीड कर देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वो है, और उसमें जैसे ही फिर हम कमांड देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है अनसुपरवाइज्ड, इसमें जो परिणाम होते हैं वो तो हमें जल्दी से मिल जाते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता और वास्तविकता दोनों जो निरीक्षणात्मक हमारा वर्गीकरण है उससे कम होती है, ठीक है। तीसरा है हमारा सम्मिश्रण वर्गीकरण। इसमें हम इन दोनों जो वर्गीकरण है उनका सहारा लेते हैं, निरीक्षणात्मक का भी और अनिरीक्षणात्मक का भी। तो इसमें हमने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पहचान में आ जाते हैं उनको तो हम ऑलरेडी बता देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, और जो नहीं आते हैं वो कंप्यूटर खुद से कर देता है। तो ये हमारी 3 विधियां थी जिससे हम जो हमारे आंकड़े हैं, जो डिजिटल इमेज हैं हमारी, उससे सूचना निकालते हैं।
अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड यानी कि अनिरीक्षणात्मक जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे काम करती है। देखो ये हमारे पास इमेज है। ठीक है, तो जब ये इमेज हमारे पास आई तो ये जो इसकी प्रोसेसिंग थी कंप्यूटर में कुछ इस तरह की थी। सारी चीज़ें देखो, ये रेड में आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, इमेज है ये हमारी। लेकिन जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो हमने क्या किया, इस पे जो ऑब्जेक्ट थे उनको हमने यहाँ पे क्लास में बांट दिया कि भाई ये कोई बिल्टअप एरिया है, ये रोड है, ये ग्रीन स्पेस है, ये कोई वाटर बॉडी है। इस तरीके से हमने बांट दिया और जब हमने क्लासीफाई किया तो हमारे पास ये इमेज आई। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि ग्रीन स्पेस क्या है, ये पिंक स्पेस क्या है, ये स्पेस कौन सा है, ब्लू स्पेस कौन सा है। तो ये काम जल्दी होने वाला है, लेकिन इसकी जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। ये जो है हमारी सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई हमने इमेज में सीधा पहले से क्लासीफाई कर दिया और हमारे पास ये इमेज आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास ये इमेज है, यहाँ पे हम एक एक फीचर को पहचानेंगे पहले, फिर उसको यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो एक एक फीचर को पहचान के हमने क्लासीफाई किया और फिर जब हम उस फीचर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो एरिया आ जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन जो परिणाम है हमारे वो यहाँ पर 90% तक एक्यूरेट होते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ सेंसर है, संवादकों के प्रकार हमारे कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे 4 प्रकार हमने लिए हैं। सबसे पहला है पेनक्रोमेटिक, इसमें ब्लैक एंड वाइट हमारी तस्वीरें आती हैं। दूसरा है लीनियर इमेज सेल्फ स्कैनिंग सेंसर, इसमें हम 3 बैंड यूज़ करते हैं, मतलब 3 कलर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर है बहुरंगी स्पेक्ट्रम स्कैनर, यहाँ पर भी हम 3 कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर चौथा है हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर, यहाँ पर हमारे जो बैंड होते हैं, कलर्स होते हैं, वो मोर देन 100 होते हैं। तो जो चौथा है हमारा वो सबसे अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पर देता है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में। और जो अंकीय बिंब प्रकरण का हमारा जो काम है, उसकी जो गहनता है वो हमारे उसके उद्देश्य कि किस उद्देश्य से हमने वो इमेज ली है, उसकी मापनी क्या है, स्केल क्या है, और जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो किस क्वालिटी के हैं। इन चीज़ों पर हमारा जो डिजिटल इमेज है अंकीय बिंब प्रक्रमण वो निर्भर करता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई पेनक्रोमेटिक, ये हमारी पेनक्रोमेटिक इमेज है, ब्लैक एंड वाइट इमेज है। देखो हमें यहाँ पर ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाता है क्योंकि कलर्स नहीं होते हैं इसमें, लेकिन इसको देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये कोई माउंटेन वाला एरिया है। ठीक है, फिर मल्टी स्पेक्ट्रल में इसमें 2 या उससे ज़्यादा बैंड यूज़ होते हैं, तो हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि भाई ये जो है लैंड एरिया है और ये जो है वाटर बॉडी है। अब इनमें यहाँ पे डिस्टिंक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कलर कंपोजिट इमेज क्रिएशन, जो ग्रीन बैंड होता है हमारे उसमें हमें चीज़ें ब्लू दिखाई देती हैं, जो रेड बैंड होता है उसमें चीज़ें हमें ग्रीन दिखाई देती है, नियर इंफ्रारेड बैंड में हमें चीज़ें रेड कलर की दिखाई देती है। तो ये हमारी सेम इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ग्रीन रेड बैंड है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कलर्स दिखाई देते हैं। ये फॉल्स कलर कंपोजिट है। जब हम इमेज को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो हम अपनी सहूलियत के लिए कुछ रंगों को इमेज पे अलॉट कर देते हैं जिससे हमें ऑब्जेक्ट पहचानने में आसानी होती है। देखो ये ब्लैक एंड वाइट एक इमेज है, इसमें कलर्स 2 या उससे ज़्यादा बैंड यूज़ हो रखे हैं। तो जैसे ही हमने इस पर फॉल्स कलर डाला, इसमें वेरिएशन यहाँ पे कलर्स में आने लग गई। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पोर्शन को हम नहीं पहचान पा रहे हैं इतने अच्छे से, लेकिन यहाँ पर जब हमने इस पर फॉल्स कलर अप्लाई किए तो ये पोर्शन जो है वो उभर के आ गया।
तो यही हमारी जो है इमेज क्लासिफिकेशन है। अब जो इमेज क्लासिफिकेशन है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर लेते हैं। तो एक यूज़ उसका है कि भाई जो परिवर्तन किसी भी सरफेस पर हो रहे हैं उस परिवर्तन का आकलन हम सूडो संवेदन की सहायता से कर लेते हैं। अब हमारे पास ये 4 इमेजेस हैं, ये 2 इमेजेस एक एरिया की हैं, ये 2 इमेजेस दूसरे एरिया की है। अब यहाँ पर आप देखो जो ये इमेज है ये 9 नवंबर 1982 को ली गई है और ये दिसंबर 1988 को, मतलब यहाँ पर 6 साल का टाइम पीरियड हो गया। हमारे पास 2 इमेजेस हैं सेम एरिया की। हम इन दोनों इमेजेस को देखकर यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि भाई 1982 से 1988 तक क्या क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका आकलन हम सुदूर संवेदन की सहायता से लगा सकते हैं। सेम इमेज दूसरी, ये एक 1982 की फिर 1988 की है। अगर आप इस एरिया को देखोगे और इस एरिया को देखोगे, देखो इतना परिवर्तन इसमें आया है। तो यहाँ पर चेंज डिटेक्शन हमारा आसानी से हो जाता है। ये हमारा एक टेम्पोरल रेजुलेशन है। हमने रेजुलेशन के बारे में पहले भी पढ़ा था, जो समय समय के अंतराल पर परिवर्तन को दिखाए, हमारा टेम्पोरल रेजोल्यूशन। अब वायु फोटो और उपग्रह चित्रों के बीच में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन एरियल फोटोग्राफ एंड इमेजरीज। तो वायु फोटो जो होते हैं हमारे मूल रूप से एनालॉग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उपग्रह चित्र होते हैं हमारे वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इनकी कोई नंबरिंग नहीं होती लेकिन इनकी नंबरिंग होती है। ये फ़ोटो फिल्म पर लिए जाते हैं, ये स्कैनर और सेंसर की सहायता से लिए जाते हैं। इनमें पिक्सल नहीं होते। पिक्सल देखो, जब आप कैमरे से या फ़ोन से जब आप फ़ोटोग्राफ लेते हो, लो क्वालिटी का आपका फ़ोन होता है और जब आप उस फ़ोटो को जूम करते तो वो फट जाती है, ठीक है। वो एक डिजिटल इमेज का ही आपका रूप है और वो अच्छी क्वालिटी ना होने की वजह से उसके जो पिक्सल बन जाते हैं। तो इसमें क्या है, जब हम वायु फोटो लेते हैं तो उसमें पिक्सल नहीं होते, लेकिन जो उपग्रह से लिए हुए चित्र होते हैं उसमें पिक्सल होते हैं। इनमें रॉ कॉलम नहीं होता, इनमें रॉ कॉलम होता है। वायु फोटो में स्कैन लाइन का अभाव होता है। स्कैन लाइन मौजूद होते हैं, इनका निर्माण स्कैन लाइन से ही होता है। इनमें किसी प्रकार की क्रम संख्या नहीं होती, लेकिन इनमें क्रम संख्या होती है जिनको हम डिजिटल नंबर बोलते हैं। जो हमारे उपग्रह चित्र होते हैं उनमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4 इस तरीके से। वायु फोटो में 0 का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग तो होती ही नहीं है, कोई संख्या तो होती नहीं है, तो यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 0 एक अंक माना जाता है, क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट इमेज हैं वो हमें नंबर्स के रूप में मिलती हैं। वायु फोटो का संबंध सिर्फ दृश्य क्षेत्र से होता है। उपग्रह चित्र दृश्य क्षेत्र से भी बाहर का भी हो सकता है। इनमें स्थायी रंग होते हैं। उपग्रह चित्र में हम कभी भी रंग बदल सकते हैं। जब हम इमेज क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो हमारे पास इमेज होती है उसके कलर हम कभी भी यहाँ पर बदल सकते हैं। अब सुदूर संवेदन के उपयोग या अनुप्रयोग क्या क्या है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।